गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपके लिए हम चैप्टर 5 जो है क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसमें अकॉर्डिंग टू द पेज और कंसेप्ट अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, राइट? So let's start. First question is, who discovered cells and how? कि सेल्स को बच्चों किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था? Cells were discovered in 1665 by an English botanist, that is the Robert Hooke. He used a primitive microscope to observe cells in a cork slice. सेल्स को 1665 में इंग्लिश का बोटेनिस्ट था, दैट वाज द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था और उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को यूज़ करके कॉर्क स्लाइस में से सेल्स को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का क्यों कहा जाता है? सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स के बीच में प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अ सेल इज़ A cell is the smallest unit of life. सेल जो है लाइफ की एक छोटी सी यूनिट है जो कि पूरे लिविंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई सेल्स आर रेफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही रीज़न है कि सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो लाइफ का कहा जाता है। ऑल सेल्स वेरी इन देयर शेप। सारे सेल्स जो हैं अपने शेप, अपने साइज़ और एक्टिविटी में वेरी करते हैं जैसे जैसे वो परफॉर्म करेंगे। इन फैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। इनफैक्ट क्या है कि जो शेप और साइज़ है सेल का वो किसके साथ रिलेटेड है? अपने स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ जो वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो कैसे सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव करते हैं? द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable and regulates the movement of the substance in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है और ये क्या रेगुलेट करती है? सब्सटेंसेस की मूवमेंट को जो सेल के अंदर और सेल के बाहर जाते हैं। फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इट इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। इसलिए सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये सेल से बाहर एक्सक्रीट होनी चाहिए। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में कंसनट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो लो है एज़ कंपैरिजन टू द इनसाइड ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन है वो कम है। Therefore, according to the principle of diffusion,
इसलिए डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या है कि हमेशा जो चीज़ है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसी तरह ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर करती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाती है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। नेक्स्ट मूवमेंट है वाटर की। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर। अब जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या एक्ट करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये जो मूवमेंट है वाटर की, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substance dissolved in water. कि जो वाटर का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो अफेक्ट किससे होता है? कि जितना अमाउंट जो सब्सटेंस का वाटर में डिसॉल्व होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? The cell membrane or the plasma membrane is known as selectively permeable membrane because क्योंकि it regulates the movement of substance in and out of the cell। क्योंकि ये क्या करता है? जो सब्सटेंस की मूवमेंट है सेल के अंदर या सेल के बाहर, उसको क्या करेगा? रेगुलेट। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या अलो करता है? ओनली कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री, और प्रिवेंट कर देता है बाकी मटेरियल्स की मूवमेंट को। सारे सब्सटेंसेस को ये अंदर नहीं आने देता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है फिल इन द गैप्स following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल। अब इसका साइज गिवन है जनरली 1 μm मीन्स 10⁻⁻6 m, और इसका साइज जो है यूकैरियोटिक सेल का लार्ज होता है। इसका न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम इसमें सिंगल होते हैं, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे साइज़ इसका स्मॉल होता है जनरली, यूकैरियोट्स का साइज़ स्मॉल लार्ज होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर जो है वो पुअर डिफाइन होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है और इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सराउंडिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, और इसकी मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन बाउंड होती है और सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। लेकिन इसमें मेम्ब्रेन्स जो हैं जैसे ऑर्गेनेलीज, मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एटसेट्रा, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट वी हैव Can you name the 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? क्या आप ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स के नेम्स बता सकते हैं जिनके बीच में उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द 2 ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो हैं ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बीच में अपना इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो हैं इनका अपने डीएनए होता है और इनके अपने ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस। अगर तो हमारा सेल बॉडी का
अगर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिज़िकल या केमिकल की वजह से, या तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन? Cell is the smallest unit of life which is capable of all living functions. सेल जो है हमारे बॉडी का एक छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, देन एबिलिटी जो है सेल की टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, वुड बी अफेक्टेड. अगर तो हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है और एक्सक्रीशन है, वो सारे अफेक्टेड हो जाते हैं. नेक्स्ट है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? Lysosomes are membrane-bound vesicular structures that contain powerful digestive enzymes. Lysosomes जो हैं वो एक membrane bound जो है वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में पावरफुल digestive enzymes होते हैं. और ये enzymes क्या करते हैं कि कोई भी बाहर का माइक्रोब जो है या कोई बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उनको ये enzymes डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं. Sometimes lysosomes can cause self-destruction of cell by releasing these digestive enzymes within the cell. कई बार क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने सेल के अंदर ही ये एंजाइम को सिक्रीट कर देता है, और जब वो अब अपने अंदर ही इनको सिक्रीट करेगा तो फिर अंदर अपने आप को भी ये कई बार क्या करता है, हार्म करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल के अंदर प्रोटीन जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अंदर कौन सी साइट है? राइबोसोम्स की. राइबोसोम्स जो हैं वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म के बीच में सस्पेंडेड होंगे, या फिर क्या होगा, या तो सस्पेंडेड होंगे या फिर राइबोसोम्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर अटैच होंगे. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है, make a comparison to write down ways in which plant cells are different from animal cells. अब यहाँ पे आपने बताना है कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है. एनिमल सेल जो है वो जनरली स्मॉल साइज़ का होता है बच्चों, और जो प्लांट सेल है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. सेल वॉल हमेशा इसमें एब्सेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्लांट सेल जो है हमेशा उसके सराउंडिंग सख्त सेल वॉल होगी जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज. इसमें प्रोटोजोन जैसे यूग्लिना उसको छोड़ के कोई भी एनिमल सेल जो है उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे. इसके वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल के वो थोड़े मैनी होंगे लेकिन स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इसके जो है प्लांट सेल के उनमें क्या है, मेच्योर प्लांट सेल्स हैं, परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल. इसमें मेच्योर प्लांट सेल्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? एनिमल सेल्स हैव सिंगल हाईली कम्प्लेक्स. एनिमल सेल्स के बीच में कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स, लेकिन प्लांट सेल में जो मेन सिंपलर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे गोल्जी ऑपरेटर्स के, उनको हम बोलते हैं डिक्टोसोम्स.
एनिमल सेल जो है उसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? सेंट्रोसोम नहीं होता, दे लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, दोनों ही नहीं होते, इसमें एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेटा आपका, उसका सेल साइज स्मॉल है, सेल साइज इसका लार्ज होगा, न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है इसमें, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, राइट। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट, इसमें ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में, और इसमें सेल डिवीजन जो होती है फिजन या बडिंग से होती है, और इसकी डिवीजन जो है मिटोटिक या म्योटिक होती है। What would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? अगर बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाता है तो क्या होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट मेंटेन्स इट्स होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस होता है इंटरनली जो है सेल को कांस्टेंट करना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मेंटेन करती है इसको होमोस्टेसिस को। मींस जो इनसाइड के सेल्स हैं उनको क्या करेगा? स्टेबल मींस कांस्टेंट करेगा। इफ़ इट रप्चर्स, अगर ये रप्चर हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, देन कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट। जो इसके अंदरली कॉम्पोजिशन होगी सेल की वो लॉस्ट हो जाएगी, और इट विल बी नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन, और ये अपने बेसिक फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सच ए सेल विद रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड, और जब ऐसी सेल जिसमें रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो सेल किल हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी apparatus? अगर गोल्जी apparatus नहीं होंगे तो फिर सेल की लाइफ क्या होगा? The material synthesized in the ER, जो मटेरियल इनके बीच में बनता है वो क्या हो जाता है? स्टोर, मॉडिफाइड और पैक्ड और डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। पैक्ड होता है, डिस्पैच होता है, स्टोर होता है, मॉडिफाई होता है, ठीक है, सेल का जो टारगेट होगा चाहे इनसाइड है चाहे आउटसाइड है, गोल्जी apparatus के थ्रू। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे सेलुलोज है ये बनता है सिंपल शुगर से गोल्जी apparatus में। द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। गोल्जी apparatus जो है वो सेल की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, विच इज़ विल बी नॉट पॉसिबल इफ गोल्जी apparatus इज़ नॉट देयर। अगर गोल्जी apparatus ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। Then, which organelle is known as powerhouse of the cell and why? किस organelle को पावर हाउस कहा जाता है बॉडी का? Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of foodstuffs. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं? इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बीच में इंजाइम्स जो हैं वो किसके लिए नीडेड होते हैं? फूड जो हमने खाया होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स हैं, उनको फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें इनके बीच में जो इंजाइम्स की ज़रूरत होती है।
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी विच इज़ यूज टू फॉर्म हाई एनर्जी एटीपी। जो ऑक्सीडेशन है फूड का, जो फूड की ऑक्सीडेशन है वो क्या रिलीज़ करती है, एनर्जी, जो कि क्या करती है, यूज़ करते हैं हम उसको टू फॉर्म हाई एनर्जी एटीपी, एटीपी को बनाने के लिए। एटीपी इज़ द फुल फॉर्म इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी एटीपी को बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड एज सेलुलर फ्यूल। सेलुलर फ्यूल की तरह ये काम करता है। एनर्जी स्टोर इन एटीपी इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल सच एज फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कि ये क्या करेगा, जो एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है उसको यूज़ करता है टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल सच एज, जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन। उसमें ये क्या करता है, एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी इसमें चाहिए होती है। नेक्स्ट है, where do the lipids and proteins constitute the cell membrane get synthesized। कहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसाइज, जो रफ वाला बच्चे हैं प्रोटीन, वो कहाँ सिंथेसाइज होगा, कौन सिंथेसाइज प्रोटीन्स। रफ जो एंडोप्लाज्मिक है वो प्रोटीन को बनाता है, ओके, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अमीबा obtain इट्स फूड। जो अब अमीबा है वो अपने फूड को कैसे obtain करता है। अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। अमीबा जो है उसकी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या करता है, अमीबा को एनेबल करता है कि ये इनगल्फ कर ले फूड को, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड को एनगल्फ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is osmosis? The diffusion of water or solvent through semi-permeable membrane from a solution of lower concentration to higher concentration of solutes. As we discussed already कि diffusion क्या है, osmosis क्या है ना। So water जो solvent जो है diffuse हो जाए semi-permeable membrane के through lower concentration से higher concentration तक semi-permeable membrane के through, उसको हम बोलते हैं osmosis। सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिन टू एंड, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बेटा इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आपके लाइन टू लाइन और चैप्टर के बीच में से पूरे क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि बच्चों को कोई भी इस चैप्टर को लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए तो डोंट मिस दिस टू वॉच दिस वीडियो, ओके, मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड वॉच फ्रॉम बिगिन टू एंड, ओके।